हेलो बच्चों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज ज्योग्राफी का पेपर था, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसी पेपर को। ये हमारे सामने मेरे हाथों में ये पेपर है, आप देख सकते हैं इसको। इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इनमें पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि नौ निश्चयवाद की संकल्पना जो थी वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो इसमें से चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है एहरलिच के द्वारा, और दूसरा ऑप्शन है सी सैंपल के द्वारा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा और हम्बोल्ट के द्वारा। तो बच्चों इसमें जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, यानी ग्रिफिथ टेलर। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। दिस डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज गिवन बाय, यानी कि एक डेफिनेशन पूछी गई है जिसको पूछा जा रहा है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। अगर आप सर्च करेंगे, गूगल पर जाएंगे, तो आपको इसमें एलन सैंपल का नाम आएगा, लेकिन अगर सही से देखा जाएगा तो इसका जो आंसर होगा वो रेटजल का होगा, क्योंकि रेटजल के ही एक शिष्या थी जिनका नाम था एलन सैंपल। तो स्पेशली रेटजल ने ही ये सिद्धांत दिया है, ये डिफिनेशन दिया है। तो आपको इसमें डी ऑप्शन लगाना था, तो इसका आंसर होगा सही रेटजल। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग अब तीसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर कंसर्न ऑफ जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। चार ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों एकदम नजदीक हैं एक दूसरे के, जो कि कोई बच्चा इसको पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये चारों सही है, लेकिन उनमें से जो सबसे बेहतर है उसका आंसर देना है। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा, टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी, और यहाँ पर इसकी अर्थ की सस्टेनेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा कि हम भूगोल में अर्थ को पढ़ते हैं और उसके सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है रीड द सेंटेंसेस, और जिसमें क्या है इनलैंड पोर्ट्स के बारे में बताया गया है, उसके बारे में आपको आंसर देना है। लास्ट वाला ऑप्शन गलत है, कोची, अदेन, होनोलुलु ये इनलैंड पोर्ट्स के एग्जांपल्स नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन आपका सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा इसमें सही ऑप्शन होगा। पांचवें क्वेश्चन पर चलते हैं। एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ गया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एसर्शन कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में प्रूव डेट्रीमेंटल टू द नेशंस, और रीजन में कह रहा है कि इट में लीड टू डिपेंडेंस ऑन अदर नेशंस काजिंग एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है वो राष्ट्रों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। हानिकारक होता है ये नहीं कहा है, हानिकारक साबित हो सकता है। तो हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब हानिकारक साबित होगा तो क्या हो सकता है कि दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर इसका अर्थ लगाएंगे तो सबसे पहले आपको बीच में इसलिए या क्योंकि लगा कर देखना है, तो इसका अर्थ अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है क्योंकि इससे अन्य देशों पर निर्भरता बढ़ सकती है, जिससे शोषण हो सकता है। ठीक है, अब यही इंग्लिश में आप पढ़िए कि इंटरनेशनल ट्रेड में प्रूव टू बी डिटरमेंटल टू नेशंस बिकॉज, क्योंकि इट में लेड टू डिपेंडेंस ऑन देयर नेशन काजिंग एक्सप्लॉयटेशन। तो इस तरीके से इसका अर्थ निकल रहा है। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, और बी जो है वो ए का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। इन मॉडर्न टाइम्स ट्रेड इज द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज रिलेटेड टू द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ नेशन। तो इस तरीके से इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया एज पर देयर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट, यानी कि चार ऑप्शन दिया गया है, चार सिटीज का नाम दिया गया है। उन चारों सिटीज को कब एस्टेब्लिश हुए थे उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, चेन्नई, पटना, गांधीनगर, लखनऊ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें तो पटना आपका सबसे पुराना शहर है, क्योंकि आप मगधा डायनेस्टी जब पढ़ते हैं, जब आपने महाजनपद काल पढ़ा होगा हिस्ट्री में, आप याद करिए
आपने मगधा पढ़ा होगा, महाजनपद काल पढ़ा होगा, पाटलिपुत्र का नाम पढ़ा होगा। तो सबसे पुराना जो शहर है वो पाटलिपुत्र यानी पटना है। उसके बाद अगर आप बात करें तो 13वीं सेंचुरी में लखनऊ, के बाद में गांधीनगर। गांधीनगर 2 अगस्त 1965 को अहमदाबाद से काट कर बनाया गया था, जिसका नाम गांधीनगर किया गया था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, और तीसरे के बाद में चौथा यानी लखनऊ। पहले पटना फिर लखनऊ, क्योंकि लखनऊ 13वीं सेंचुरी में आ गया था, और उसके बाद चेन्नई, और चेन्नई के बाद गांधीनगर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8वां है, जिसमें कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अर्बन सेटलमेंट्स ऑफ इंडिया केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें अगर आप देखोगे तो दूसरा, तीसरा और चौथा ही सही है, पहला गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे जो सेटलमेंट्स होते हैं, अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स नहीं होते हैं, कुछ ही जगह पर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, द एग्रीकल्चरली रिच स्टेट पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आर फेसिंग द क्राइसिस ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। कह रहा है कि जो हरियाणा है, पंजाब है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, यहां से ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन हो रहा है। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है और सिंचाई के लिए जैसे पानी हम लोग निकालते हैं तो वाटर डिप्लीशन होता है। और फिर बीच में क्योंकि लगाएं, मोर ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज्ड फॉर इरिगेशन देन वाटर टेबल रिचार्ज। और कह रहा है कि इन जगहों पर सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी को निकाला जाता है, जबकि उसके रिचार्ज में बहुत कमी है, पानी किसी भी तरीके से जमीन के अंदर नहीं जा पाता। तो ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। और अगर इसको बीच में आप बिकॉज लगा दोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा करने वाली स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर पानी का दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वहां सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बोथ आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो 10वां क्वेश्चन है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर। इसमें पहला ऑप्शन आपका गलत है, और दूसरा ऑप्शन जो है वो भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो इस तरीके से आपका इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसमें ऑप्शन लगाएंगे डी, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा और पहला गलत हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें भी 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से आपको सही स्टेटमेंट छांटना है। सबसे पहला स्टेटमेंट है इंडिया हैज ए लॉन्ग कोस्ट लाइन सराउंडेड बाय द ओशियन फ्रॉम द ऑल साइड, ऑल 3 साइड्स, यानी कि इंडिया बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, ये बात सही है, और तीनों साइड से है, ये भी सही है। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। दूसरा ऑप्शन देखिए, इंडियन कोस्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ वेल डेवलप्ड सी पोर्ट्स। इंडिया की जो कोस्टल लाइन है उसके तीनों तरफ, यानी जिधर भी कोस्टल लाइंस है उनकी तरफ डेवलप्ड सी पोर्ट्स है, ये बात भी सही है। तीसरा पॉइंट है कांडला पोर्ट एक्सपोर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन ओर, यानी कांडला से बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। बस यही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि कांडला पोर्ट से आयरन ओर का बहुत कम एक्सपोर्ट किया जाता है। वहां से साल्ट, टेक्सटाइल, ग्रेन्स, मशीनरी, इन जैसी चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। सीमेंट का बहुत ज्यादा यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से आपका पहला, दूसरा, चौथा सही होगा और तीसरा कांडला पोर्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। यहां आप देखिए, व्हाई इज इट द स्लम्स आर द एरियाज रेजिडेंस विद द लीस्ट चॉइस। कह रहा है कि जो स्लम एरिया है उसको लीस्ट चॉइस पर क्यों रखना चाहिए, उस पर क्यों नहीं रहना चाहिए वहां पर। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इनमें खराब वेंटिलेशन की सुविधा होती है, यानी घर जर्जर होते हैं, वेंटिलेशन नहीं हो पाता, बात सही है। फिर अगला कह रहा है कि बेसिक फैसिलिटीज लाइक लाइट्स एंड टॉयलेट्स आर डिफिकल्ट टू गेट। यहाँ पर लाइट और टॉयलेट की सुविधा अच्छी नहीं होती है, ये भी एकदम ऑप्शन आपका सही है। हाइजीनिक कंडीशंस एंड ड्रिंकिंग वाटर आर इम्प्रॉपर, हाइजीनिक कंडीशन भी अच्छी नहीं होती है और वाटर की सुविधा भी अच्छी नहीं होती है, ये ऑप्शन भी एकदम सही है। और लास्ट ऑप्शन है
बेटर ड्रेनेज फैसिलिटीज आर अवेलेबल, कि ड्रेनेज की अच्छी सुविधा होती है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पानी भर जाता है, मच्छर आ जाते हैं, यहाँ पर ड्रेनेज की कोई बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं होती, इसलिए हमें स्लम्स को नहीं चुनना चाहिए। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर का क्वेश्चन है कि द वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फाउंडेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। फाउंडेड नहीं, फंडेड बाय, यानी कि जो झाबुआ में ये प्रोग्राम चला था वाटर शेड मैनेजमेंट का प्रोग्राम, इसको किस मिनिस्ट्री ने फंड दिया था। तो अगर उसकी बात करें तो यहां पर रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चरल जो मिनिस्ट्री है इसने फंड दिया था। लेकिन किस आसानी से इसने फंसाया जरा देखना। ए ऑप्शन में लिख दिया रूरल डेवलपमेंट, बी में लिख दिया इन्वायरमेंट, ट्रांसपोर्ट लिख दिया और डी में लिख दिया इरिगेशन। उसने एग्रीकल्चर नहीं लिखा, तो इरिगेशन जैसी कोई मिनिस्ट्री होती नहीं है, तो इसलिए आपको यहां पर ऑप्शन ए लगाना है जिसमें लिखा है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें 13वें में आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 14th क्वेश्चन है कि लोकल नेम्स लाइक पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। यानी कि ये जो नाम लिया है पारा, पल्ली, नागला, धानी, ये सब किस टाइप के सेटलमेंट्स हैं इंडिया में। तो इंडिया में अगर आप सेटलमेंट की बात करोगे तो हैमलेट, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो इसमें से जो हैमलेट टाइप का सेटलमेंट है ये सारे उसी के एग्जांपल्स हैं। तो यहां पर आपको ऑप्शन लगाना चाहिए था सी। तो उम्मीद है कि आपने ये सारे क्वेश्चन सही किए होंगे, और अगर आपने इन सारे क्वेश्चन को सही किया है और आपको सही आंसर मिल गया है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनका भी फायदा हो। और मिलते हैं अगले पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।